तो आप लोग देखिए, इसको बनाने में मेहनत लगता है, सवाल लिखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड थोड़ा ही है कि टाइपिंग करके सब पहले से ही रखते हैं। लिखना पड़ता है, A to Z हम तोड़ तोड़ के A to Z समझाते हैं, ताकि कोई बच्चा ऐसा भी होंगे जिनका बेसिक कमजोर हो, उनको भी ये समझ में आ जाए, है ना। तो आप लोग मेरे लिए इतना भी तो कर सकते हैं ना, कि एक यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो कर दीजिए, और जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं इस साल, उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीखें। इतना तो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। एक सवाल है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन हो। इसमें दो चीज यहाँ पे आ गया आपका, एक पहाड़ी आया, एक मीनार आया। देखिए, एक मीनार है, एक पहाड़ी है। कि चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे दो चीज आप लोग, पहले सबसे पहले इस टाइप का जो भी सवाल होता है उसमें आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। यदि आप चित्र अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आराम से आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले हम लोग चित्र समझेंगे, अच्छी तरह से समझिएगा। एक मीनार है, एक पहाड़ी है, तो मीनार हम लोग बनाएंगे, एक पहाड़ बनाएंगे ना, पहाड़ी नहीं बनाना है, सिर्फ लाइन खींच करके उसको इंडिकेट करना है कि ये मीनार है और ये पहाड़ी है। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप, ये भूमि है, ये भूमि है। ठीक है, इस भूमि पे एक मीनार है। चलिए और नीचे से ले लेते हैं। टेढ़ा कैसे हो जाता है, सीधा नहीं खींचा रहा, ठंड है ना, ठंड में हाथ नहीं काम करता। ये आपका, चलिए एक मीनार ले लिए, इसी के सामने एक पहाड़ी ले लेते हैं। मीनार बड़ा है, ये पहाड़ी है, क्या बोला था उसने। अच्छा, एक मीनार ले लिए, एक पहाड़ी ले लिए। ठीक है, इसको हम यहां से सिंपली मिला लेते हैं। ये मिला लिए, ये मिलाने के बाद एक आयत बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये जितना ये इसकी लंबाई होगी उतना ही इसकी भी लंबाई होगी। ये सब माइंड में बैठाते हुए चलना, आगे ये काम आने वाला है। तो कहता क्या है कि मीनार के आधार से, तब मीनार का आधार कौन है बाबू, ये है। ध्यान से देखिएगा, मीनार के आधार से पहाड़ी का चोटी, तब पहाड़ी का चोटी ये है ना, ये मीनार लिए थे पूरा, ये पहाड़ी है। तब मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण, है ना, नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ये दृष्टि, देखिए दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, देख लीजिए कि मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। चित्र को अच्छा से आप लोग समझिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, और पहाड़ी के आधार से, तब पहाड़ी ये था ना बाबू, तो ये पहाड़ी का आधार हुआ। अब मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर ये न था, यही तो था। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इसका उन्नयन कोण जो है ना, वो आपका 30 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका डायग्राम। आप चाहें तो इसको नहीं भी खींच सकते हैं, इसको आप मिटा भी सकते हैं, इसमें शायद इसका कोई काम नहीं आने वाला है, शायद क्या नहीं आने वाला है। देखिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया।
अब आते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए है, ये बी। चलिए, लाइट चली गई थी, देखिए अब आते हैं। इसके बाद अभी ये डायग्राम अभी समझिए, इसमें एक चीज और दिया हुआ देख लीजिए आप। 29 डिग्री हो गया आपका, और ये 50 मीटर ऊंचाई भी है किसी का, किसका, मीनार। मीनार आपका यही तो था, इसको हम क्या माने थे, लिख ही लेते हैं। ये आपका मीनार है बाबू, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर है ना। ये पहाड़ी माने थे हम, ये पहाड़ी है, इसको कैसे लिखे, इधर से लिख लेते हैं, ये पहाड़ी है। इसका नाम देते ए बी सी और डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ और भी नाम दे सकते हैं आप लोग। अब डायग्राम यानी चित्र आप समझ गए, तो बस सिंपल इसी को देख करके यहाँ पे सारा चीज लिखना है ना। निकालना क्या था, पहाड़ी की ऊंचाई, यही तो निकालना है, पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं कि माना कि डीसी, माना कि डीसी एच मीटर, ये क्या है यहां पे लिख देंगे, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। ए बी क्या था बाबू, ए बी है आपका 50 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो गया। उसके बाद दो उन्नयन कोण देख लीजिए, उन्नयन कोण कौन कौन है, ए सी बी में, यानी कोण ए सी बी बराबर है आपका कितना, 30 डिग्री। और दूसरा उन्नयन कोण कितना है, देखिए डी बी सी है, कोण डी बी सी ये कितना है बाबू, 60 डिग्री। जो भी इसमें हम लोग लिखे और सवाल में जो दिया हुआ था, बस उसी को हम यहाँ पे लिखे। निकालना क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई बोले तो एच निकालना है। तो देखिएगा कि दोनों समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज आपका ये है ना, एक समकोण त्रिभुज आपका ये, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन भुजा बीसी है ना। तो बीसी यानी दोनों त्रिभुज में बीसी जरूर आना चाहिए, और बीसी भी या प्लस में इसका पहाड़ी ऊंचाई निकालना है, तो इसका ये लंब है, कोण के सामने वाला लंब होता है, इसका भी सामने वाला लंब है, कर्म से हमको कोई काम नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी त्रिभुज में। पहले त्रिभुज ए बी सी में आते हैं, एबीसी में आएंगे तो लंब दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है उसी कोण को देखना होता है। ये कोण आपका एंगल दिया हुआ है, ये बड़े बड़े त्रिभुज लेकर के हम चल रहे हैं, तो इस कोण को देख रहे हैं ना, तो इस कोण के सामने वाला लंब है, और दोनों में कॉमन भुजा आधार था, यानी लंब बटे आधार किसका होता है बताइए आप, tan का होता है। तो हम लिख सकते हैं tan कितना डिग्री है बाबू, तो आप कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है आपका ए बी, अब बटे में आधार कौन सा है, आधार है आपका बीसी। अब एसीबी कितना डिग्री था, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बैठा देते हैं, तो ये हो गया आपका tan 30 डिग्री, और ए बी कितना दिया हुआ है 50 यानी 50 दिया हुआ है। अब बीसी तो निकालना ही है, ये हो गया आपका बीसी। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ये हो गया 50 बटे कितना हो गया बाबू बीसी। अब यहां से हम चाहे तो यहां से निकल के आया बीसी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो गया आपका बीसी बराबर, ये गुना होगा तो कितना होगा 50√3 मीटर, यानी बीसी हम लोग निकाल लिए। अब चलिए एक त्रिभुज से तो हम लोग चले तो बीसी निकाल लिए,
अब दूसरे त्रिभुज में हम लोग आएंगे, है ना। तो दूसरे त्रिभुज यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिखते हैं हम लोग। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है, डीसीबी में आते हैं हम लोग। त्रिभुज डीसीबी में क्या लिख दिए, डीसीबी में आते हैं। देखिएगा फिर इसका देखिए, जो भी एंगल दिया हुआ है एंगल को ही देखना है, उन्नयन कोण अवलंबन कोण जो भी होता है उसको देखना पड़ता है। तो ये है ना, इस त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल काम कर रहा है। तो इसके सामने वाला पहाड़ी है यानी लंब है, और नीचे कॉमन भुजा बीसी ही था, आधार है, तो लंब बटे आधार, फिर से tan लगेगा। तो फिर से आएंगे tan, कौन सा कोण काम कर रहा है बताइए, DBC, ये हो गया आपका DBC बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार। इसका लंब कौन है आप बताइए खुद, DC है ना, आधार कौन सा है, BC है। तो ये हो गया लंब, अब बटे में आधार हो गया BC, बैठा दिए। अब इसका मान कितना दिया हुआ है, tan, ये कितना कोण दिया हुआ है, देखिए कितना है, 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। DC क्या माने थे, DC हम H माने थे, ये H हो गया, अब बटे में BC, इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों लाना ही है आपको, BC ला करके इसको कंपेयर कर देंगे, बन जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान किनको किनको पता है जरा बताइए, किनको किनको पता है, √3 होता है ना। ये हो गया आपका H बटे कितना, BC। चलिए अब यहां से BC निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये चलाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे। तो यहां से हो गया आपका BC बराबर H बटे √3। अब इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ये 1 था, है ना। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, मतलब एक साइड यदि इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि BC का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो वही काम करते हैं, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इसमें ये है BC, तो BC का मान कितना आया, BC का मान H बटे कितना है, √3, है ना। फिर इधर क्या है, BC का मान उठा के रख दिए, यहाँ देखिए BC है ना, BC का मान कितना था, H बटे √3, H बटे √3 रख दिए, बराबर क्या है आपका बाबू, 50 रूट कितना है जी, 3 है। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे क्या लिखा हुआ 1, तो H को 1 से करिएगा तो H होगा ना। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। अरे 10th में है, इतना डिटेल में बताते हैं, अब तो समझिए। तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब 50 गुना पहले से, तो 50 तिया कितना हो गया, 150, ये हो गया H बराबर कितना आ गया, 150 मीटर। हम लोग को क्या निकालना, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, पहाड़ी की ऊंचाई याद करें। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या था, DC, यही तो पहाड़ी था। इसको हम लोग क्या माने थे, H, तो H का मान कितना आया, 150 मीटर। तो हम लिख देंगे कि अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 150 मीटर। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है ना, समझिएगा, ये लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतः पहाड़ी की ऊंचाई H बराबर 150 मीटर, यही निकालना था, हम लोग निकाल दिए, सॉल्व हो गया, है ना। यदि समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग एक शेयर, एक लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे का वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए।
अभी एग्जाम तक जितना भी होगा सवाल हम लोग सब्जेक्टिव को टोटल चुन चुन के जितना भी है वीवीआई सवाल है सभी को यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जो भी सवाल होता है बहुत इजी होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाया जाता है। यहां देखो दिख रहा है, यहां। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जब भी आपका भिन्न वाला सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सिंपल मानना यहां पे कि माना कि भिन्न का अंश मान लेंगे हम लोग, भिन्न का अंश x मान लेंगे और हर हम लोग y मान लेंगे। बस जो भिन्न हम लोग को निकालना है उसका अंश क्या मान लेंगे x और हर क्या मान लेंगे y। यहां से भिन्न मिल गया हम लोग को। तो भिन्न बराबर क्या होता है बताइए आप? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश क्या है आपका x और हर क्या है आपका y। यानी यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब ये ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए और y चाहिए। जब तक x और y नहीं हम लोग निकाल सकते, जब तक हम नहीं कह सकते हैं कि भिन्न हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि x और y हम लोग निकाल लेते हैं तो आराम से ऊपर अंश यानी x का मान रख देंगे और नीचे हर यानी y का मान रख देंगे तो हम लोग का भिन्न ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। जिस प्रकार प्रश्न बोलेगा उसी प्रकार हम लोग को चलना है प्रश्नानुसार। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको x बटे y लिख लेना है, भिन्न को लिख लेना है। अब जैसे आपको सवाल में बोलेगा बस वही काम करना है। क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया है और हर में भी 2 जोड़ दिया है। तो दोनों में हम लोग हर में और अंश दोनों में 2 जोड़ दिए। तो जोड़ने पर क्या मिलता है 9/11। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर हम लोग को क्या मिलता है 9/11। सिंपल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक समीकरण तैयार करेंगे। चलिए ये दोनों को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू 11x। ये कितना होगा 11 दूनी 22। आप लोग को समझाने के लिए हम धीरे धीरे A to Z समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे कितना होगा 9y। अब प्लस कितना हो जाएगा 18 यानी 9 दूनी 18। पहाड़ा तो आता होगा सबको। चलिए इसको हम रेडी करते हैं। क्या होगा आपका 11x, ठीक है। ये प्लस में इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 9y हो गया। अब बराबर में हो गया आपका 18 माइनस, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहां से एक इक्वेशन तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बाबू 11x माइनस 9y। अब बराबर इसको घटाइए कितना बचेगा -4 बचेगा। 18 में से 22 घटेगा तो -4 बचेगा। चलिए एक इक्वेशन तो हम लोग रेडी कर लिए, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग को रेडी करना है। आगे पढ़िए, यहां तक पढ़े तो हम लोग एक समीकरण तैयार किए, आगे पढ़ते हैं इसी प्रकार। फिर से x बटे y आप लिख लीजिए, लिख लिए। फिर जो सवाल में कहता है बस वही काम करना है। इस बार सवाल में क्या कहता है आप देखिए, कहता है कि इसके बाद यहां यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। उस बार 2 जोड़ा था, इस बार क्या जोड़ रहा है 3। हो सकता है किसी और सवाल में किसी में जोड़ना होगा, किसी में घटाना होगा।
तो सेम प्रोसेस जो हम प्रोसेस बता रहे हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस को लेकर के आप लोग को चलना है। तो 3 ऐड करना है, यानी अंश में भी 3 ऐड करना है और हर में भी 3 ऐड कर देना है। ये जोड़ने के बाद क्या मिल जाता है हम लोग को, देखिए दिया हुआ होगा 5/6 यानी 5 बाई कितना 6। अब यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर करके हम लोग इक्वेशन एक तैयार करेंगे। चलिए दोनों को पहले 6 से तिरछे तिरछे गुना पता होगा, क्या होगा बाबू 6x प्लस चौथिया कितना होता है 18, इसको गुना करिए तब 5y अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू 15। फिर इसको इक्वेशन तैयार करते हैं। जब दो चर में होता है रैखिक समीकरण तो x अब y में सेट करते हैं, तो ये हो गया आपका 6x माइनस 5y इधर आएगा तो ये हो गया आपका 15 माइनस कितना 18। यहां से एक इक्वेशन तैयार हुआ 6x माइनस 5y घट के कितना बचेगा -3, तो ये हो गया -3। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन तैयार कर लिए। अब तो सिंपल है, हम लोग पढ़े कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को कई विधियों से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे सिंपल मेथड क्या है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व कर देंगे, x और y का मान निकल जाएगा। अब देखिए, अब विलोपन विधि यदि हम लगाते हैं तो x को बराबर कर दीजिए या तो y को बराबर कर दीजिए। एक को बराबर करके उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप x को कीजिए या y को, सिंपल हम x को कर लेते हैं। तो खुद सोचिए x कैसे बराबर होगा, यानी x की जगह पर दोनों सेम होना चाहिए, यानी समीकरण एक को कितना से गुना करें। देखिए तो इसको बराबर करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है आपका कि यहाँ वाला को यहाँ वाला से और यहाँ वाला को यहाँ वाला से गुना कर दीजिए। तो समीकरण एक को किससे गुना करेंगे बाबू 6 से। अब देखिएगा कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम होने के बाद कभी कटता है नहीं, काटने के लिए हमको प्लस और माइनस चाहिए। तब माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखना होता है, यानी घटाना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा समीकरण 2 गुना कितना, क्या बोले कि समीकरण 1 को 6 से और समीकरण 2 को किससे 11 से, यानी 11 से गुना करके घटा देंगे। चलिए यानी जितना इक्वेशन फर्स्ट में है टोटल को हम किससे गुना करेंगे 6 से, तो कितना होगा बोलिए 11 छके 66x, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 9 छका 54y बराबर ये कितना होगा 6 चौके 24। हम फास्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होंगे जो जिनका जो बेसिक है ना वो कमजोर होगा, इसलिए हम सिंपली धीरे धीरे आराम से इसको बताते हैं, A to Z बताते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अब सेकेंड इक्वेशन को किससे गुना करना है 11 यानी 11 से गुना करिए, यहां से स्टार्ट करिए, कितना होगा 66x, ये कितना होगा -55y बराबर ये कितना होगा बाबू -33। अब यहां जब माइनस लिखे आप इसका मतलब नीचे का चिन्ह सब बदलता है, ये नेगेटिव है ये क्या होगा पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस का क्या होगा माइनस। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक प्लस माइनस तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, कट गया। अब बताइए घाटेगा कि जुटेगा, अब ये जो चिन्ह बदल गया है अब ये चिन्ह नहीं रहा, ये चिन्ह समाप्त हो गया। अब इस चिन्ह को देखना है तो प्लस माइनस घटता है, तो 55 में से 54 घटेगा तो 1 बाई, तो 1 लिखाता है नहीं, तो बाई हो गया सिर्फ। ये 24 यानी 33 में से 24 घटेगा, प्लस माइनस घटता है तो 33 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 9, है ना। अब देखिए बाई तो निकल गया, बाई का मान हमारा निकल गया, इसीलिए बाई कितना आया बाई बराबर आ गया 9। अब आते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण
एक में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण एक क्या था, यहां था 11x माइनस 9 गुना बाई, यहां देखिए 9/8 डायरेक्ट मान को हम रख रहे हैं, 9 है ना, तो बाई का मान कितना आया 9, यहाँ पे हम 9 रख दिए सिंपल। अब बराबर कितना है, बराबर 4 है माइनस में, तो ये हो गया -4। ये हो गया 11x माइनस कितना हो गया बाबू, 9×81, आई कितना हो गया -4। 11x बराबर -4, ये हो जाएगा +81। अभी घाटेगा तो कितना बचेगा बताइए, ये बचेगा आपका 77 यानी 77 बचेगा। अब 11 से 77 कटेगा कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, यानी x का भी मान निकल गया और यहाँ देखिएगा तब y का मान भी निकल गया। बस यही तो निकालना था। तो जब x और y निकल गया तो भिन्न निकालना हम लोगों को क्या था, भिन्न, तब भिन्न का ये सूत्र लगा देंगे निकल जाएगा। तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या हुआ, अंश बटे हर, x बटे y। x के मान कितना है बाबू 7, तो ये हो गया 7। अब बटे में हर, हर बोले तो y का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यही तो भिन्न हम लोग को निकालना था, ये भिन्न आपका निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए और रिवीजन कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर सी डी है या डीसी भी बोल सकते हैं, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहला काम हम लोग एक समलंब का चित्र बनाएंगे। देखिए एक समलंब बनाते हैं हम लोग। ये एक समलंब हुआ, ठीक है। समलंब क्या होता है, समलंब किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके दो भुजाएं हमेशा समानांतर हो। अभी समानांतर क्या होता है, तो वैसी दो रेखाएं जिसकी सभी जगह पर दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिएगा कि ये दोनों रेखाएं, देखिए दोनों की दूरी हमेशा हर जगह पर क्या होगा, बराबर होगा। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वैसी दो रेखाएं जिसको दोनों यानी दोनों ओर अनंत तक बढ़ाने में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, तो वैसी दो रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। तो देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं ना, 1 2 3 4, तो इसमें देखिएगा ये दोनों समानांतर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों देखिएगा ना, ये कभी भी आगे बढ़ाइए अनंत तक दोनों ओर, तो कभी एक दूसरे को काटने वाला नहीं है। और सभी जगह पर इसकी दूरी भी क्या कह सकते हैं कि बराबर है। तो वैसी दो रेखाएं हमेशा क्या कहलाती है, समानांतर। तो ये एक समलंब का डायग्राम है, इसका नामकरण कर देते हैं, A B C D, कहीं से भी आप नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें दिया हुआ था कि ABCD एक समलंब है, तो ABCD हम लोग एक समलंब ले लिए। कहता है जिसमें AB जो है ना DC के समानांतर है। तो नाम भी आप लोगों को सोच समझ के लेना होगा कि AB समानांतर DC है। तो देखिएगा
ए बी जो है ना वो किसके समानांतर है, डीसी के समानांतर है। अब इसमें और एक चीज बोला है कि तथा इसके विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं, आमने सामने वाले कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। देखिए एक विकर्ण यहां से यहां, एक विकर्ण आपका यहां से यहां। अब बोला गया है कि इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो मान लो कि यहाँ पे ओ है ना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अब दर्शाना है, क्या दर्शाना है बाबू, दर्शाइए कि ए ओ अब बटे में बी ओ, तब बटा में बी ओ, अब बराबर क्या चाहिए, सी ओ, ये है आपका सी ओ, अब बटे में क्या चाहिए, डी ओ, यानी ये आपका बटा में आना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हल में आएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला काम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है बाबू, तो उसको हम नोट करेंगे यहाँ पे। आओ ऊपर से लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। समलंब है जिसमें बोल दिया है कि ए बी जो है ना वो समानांतर है डीसी के, ए बी समानांतर डीसी, यानी ए भुजा और ये भुजा दोनों के दोनों क्या है, समानांतर है, ये दिया हुआ था। इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध क्या करना है, या इसमें से आप कुछ रचना भी कर सकते हैं, पहले हम चलो रचना ही कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ था जिसमें ए बी समानांतर डीसी, अब रचना कर लेते हैं हम लोग। इसको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। तो रचना में क्या करेंगे देखिएगा, बस सिंपल सा, यहां से यहां एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया, इसका नाम देते हैं हम ई नाम देते हैं, या कुछ भी पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हैं, हम ई नाम दे दिए। तो इसमें रचना हम लोग क्या किए देखिएगा ध्यान से, तो ए जो है ना ओई जो है वो ए बी के भी समानांतर हो गया। मान लीजिए भुजा नहीं है, इधर नहीं है, तो देखिएगा ध्यान से, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समानांतर है। नीचे भी आप देखिएगा ओई जो है ना वो डीसी के भी क्या है, समानांतर है। तो रचना हम लोग सिर्फ एक किए कि यहां से ओई AB के समानांतर ओई खींच लिया। देखिए AB के समानांतर हम लोग क्या खींच लिए, ओई लिखिए चाहे ईओ लिखिए, बात एक ही है। और इसी के समानांतर डीसी भी है, तो यहीं पे हम लगातार लिख देंगे समानांतर क्या है, डीसी। ये समानांतर का क्या चिन्ह है, ठीक है, संकेत में समानांतर को इसे लिखा जाता है। तो हम लोग रचना सिर्फ सिंपल सा एक किए कि ओई समानांतर ए बी, इसी के समानांतर डीसी, ये हम लोग रचना में कर लिए। अब जो सिद्ध करना है वो लेकर के चलेंगे। तो सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसी को नोट करेंगे आप, ओ ए बटे बी ओ, अब बराबर में लाना है सीओ बटा डीओ, बस सिंपल। ये जो डायग्राम दिया हुआ था उसी को देख के यहाँ पे लिखना है, बस उसी को लिखे जो सवाल में दिया हुआ था। और ऊपर फिर क्या करना है, एक रचना कर लेना है कि ओई जो है एबी के और डीसी के समानांतर, एक रचना हम लोग के लिए अलग से खुद बनाए इसको। अब जो सिद्ध करना है उसी को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लिए। अब चलते हैं प्रमाण में, जो सिद्ध करना हम लोग प्रमाण में आते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे इस त्रिभुज में, ए डी बी में आते हैं। ध्यान से देखिएगा त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डी बी,
इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज है ना, इसको लेना है। तो त्रिभुज ए डी बी में आते हैं। तो एडीबी में क्या नजर आ रहा है आपको? एडीबी में ओई जो है ना, ए बी के समानांतर नजर आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर ओई है, या ओई समानांतर ए बी भी आप लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए कि ए डी बी में ईओ यानी ओई क्या है, किसके समानांतर है? ए बी। अब इसमें ये नहीं आ रहा है, अभी इस त्रिभुज में क्या ये भुज आ रही है? नहीं आ रही है, ये लिख लिए। अब थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाती है तो उनके दोनों साइड के जो संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में बढ़ जाती है, अनभुजाएं। तो ध्यान से देखिए, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, चलिए इसको मिटा के हम आप लोग को समझाते हैं। तो एक त्रिभुज बन गया, पढ़े थे ना आप लोग कि एक यदि त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए कि ए बी सी है, तो इसमें एक हम ए बी के समानांतर कोई रेखा खींचते थे तो थेल्स क्या बोले थे कि ए डी, अब बाटे में क्या हो जाता है? बी डी, या डीबी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार इधर बराबर ए ई, अब बाटा में क्या हो जाता था? ई सी। थेल्स प्रमेय से ये होता था, है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी आएंगे हम लोग। इसको हम लोग सिद्ध कर दिए यहाँ पे कि इसमें ओई जो है ना वो किसके समानांतर है? ए बी के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं इसमें कि ए ई बाटे ई डी, आराम से लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए ई बाटे ई डी, अब बराबर इसमें आप आइए तो बीओ बाटे ओ डी, ये हो जाएगा आपका बीओ बाटे ओ डी। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये कहां से आया बाबू? थेल्स प्रमेय से आया, थेल्स प्रमेय से, सिंपल। इसके बाद देखिए एक इक्वेशन तो हम लोग तैयार कर लिए इधर से, अब इसको मिला देते हैं, ये हो गया। उस त्रिभुज का कहानी खत्म। अब ऐसा त्रिभुज ढूंढिए आप जिसमें ये रेखा भी आना चाहिए और ये भुजा भी आना चाहिए। तो क्या आप इस टाइप से लेंगे तो इसमें ये लाइन आ रही है? नहीं, इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग नहीं लेंगे। क्या आप ऐसे भी ले सकते हैं? नहीं, इसमें भी ये नहीं आ रहा है, इसलिए इधर भी हम नहीं लेंगे। एक ही उपाय है, एक आप ऐसे ले लीजिएगा इस प्रकार से, तो इसमें ए भी और ए भी दोनों आ रहा है। तो अब चलेंगे हम लोग एसीडी में आते हैं, या एडीसी भी लिख सकते हैं। अब आते हैं, देखिए इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज में आ रहे हैं बाबू? क्या लिखोगे? ए सी डी या ए डी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लेते हैं हम ए डी सी में। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ए डी सी में फिर से है ओई समानांतर डी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी सी समानांतर ओई, ये हो गया। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लग जाएगा। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार बताइए क्या होगा? फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार इसमें आप आ जाइए, क्या लिखे? ओई समानांतर डीसी हुआ, ठीक है। इस त्रिभुज की बात किया, तो इसमें कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। अब देखिए आप फिर थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? ए ई बाटे ई डी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए ई बाटे ई डी बराबर, इधर आप आ जाइए ए ओ बाटे सी ओ। तो ये हो गया आपका ए ओ बाटे सी ओ, ये हो गया समीकरण 2। ये भी कहां से आया? ये भी आया थेल्स प्रमेय से। दोनों त्रिभुज में हम लोग एकाएकी किए तो हम लोग का ये दो इक्वेशन रेडी हो गया।
क्या दिख रहा है इसमें, देखिए तो आप। हाँ, यहां तक तो दिख रहा है। अब आते हैं, यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं, कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट काम जो आपका दिया हुआ था उसी को लिखे हैं कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है, हम लिख दिए जिसमें AB समानांतर DC है। इसको प्रूव करने के लिए, प्रूव करना था, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, मतलब थोड़ा सा रचना किए हैं कि OE एक रेखा खींचा जो किसके समानांतर है, AB के भी समानांतर है और DC के भी समानांतर है। तो वही लिख दिए लगातार तीनों को कि AB समानांतर OE और समानांतर DC। ये रचना में किया हम लोग। अब जो सिद्ध करना था बस सिंपल इसी को यहाँ पे लिखना होता है, लिख दिए। अब प्रमाण से जो सिद्ध करना, प्रूव करना, वहां से हम लोग स्टार्ट किए। तो सबसे फर्स्ट कौन सा त्रिभुज लिए, मतलब ऐसा एक त्रिभुज लीजिए पहले जिसमें ये लाइन जो खींचे वो और ये वाला आ जाए। जरूरी नहीं कि पहले हम इसी को लेंगे, पहले हम इधर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल लिए जिसमें OE समानांतर क्या है बाबू, AB है। तो वही तो लिए, त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ADB। ADB हो गया। तो जैसे ही ले लिए तो इसमें क्या था, OE समानांतर AB था, वही लिखे है ना कि AB समानांतर OE, या OE समानांतर AB भी लिख सकते हैं, सिंपल, दोनों सेम ही चीजें है। अब इसमें पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाता है, अब बराबर दोनों का हो जाता है। तो हम लिख दिए क्या, AE बटे देख लीजिए, AE बटे ED, उसी प्रकार बराबर क्या हो जाएगा, BO बटे DO लिखिए चाहे BD लिखिए, OD लिखिए, बात एक ही है। एक समीकरण तैयार हुआ थेल्स प्रमेय से। नेक्स्ट इसी प्रकार फिर ऐसा त्रिभुज लीजिए, इसको पूरा बना दीजिए, फिर से बना दिए। अब ऐसा त्रिभुज, इसमें बहुत सारा त्रिभुज है लेकिन इसमें ढूंढिएगा तो वैसा त्रिभुज दूसरा बार लीजिए जिसमें ये लाइन और जिसको देखना है समानांतर जो है उसके सामने वो लेना है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप इस टाइप से लीजिएगा, इस प्रकार से, तभी आपका ये भी रेखा और ये भी रेखा आएगी, है ना। तो कौन सा त्रिभुज का नाम बोलिए, ADC ले लिए। तो सेकेंड टाइम त्रिभुज ADC में इसमें कौन कौन समानांतर हो गया, DC के समानांतर EO कहिए चाहे तो OE कहिए, ठीक है। तो उसी टाइप से इसको आप मिटा दीजिए, फिर से देखिए त्रिभुज तैयार हो गया जिसमें ये लाइन जो है ना इसकी समानांतर है, तो क्या हो गया, AE बटे ED, अब बराबर क्या हो जाएगा, AO बटे OC, या OA बटे CO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु किसी को भी पहले आगे ले सकते हैं। ये दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। चलिए अब इसको मिटाते हैं, डायग्राम को समझ गए हैं तो। अब दोनों इक्वेशन में ध्यान से आप देखिएगा, एक चीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा बाबू, देख लो आप। इस इक्वेशन में AE बटे ED भी है, इस इक्वेशन में भी AE बटे ED है। तो जब दो इक्वेशन में एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बहुत बार बताए हम। तो क्या लिखेंगे जी, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो क्या समझ गए ना कि जब एक साइड इक्वल हो दो इक्वेशन का तो दूसरा साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया BO बटे DO भी लिख सकते हैं या OD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AO, फिर आ जाइए, ये वाला इक्वेशन क्या है, AO बटे CO लिख दीजिए, आराम से, सिंपल। तो एक साइड इक्वल तो दूसरा साइड भी क्या हो गया, इक्वल। अब क्या हम लोग को यही लाना था, देखिए लाना था AO बटे BO चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो गया। तो उल्टा हुआ तो बस एक प्रोसेस और, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए।
तो हम गुना करेंगे तब बीओ गुना क्या हो जाएगा, सीओ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एओ गुना क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। ये गुना कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब इक्वल का साइन होता है तो तिरछे तिरछे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। सिंपल गुना हो गया। अब जो हमको जिधर चाहिए उसी के अनुसार इसको हम सजा देंगे। आप देखिएगा आराम से सजा सकते हैं। इधर कौन है, एओ है ना, इधर रहे चाहे इधर, बाद में हम उसको उल्टा कर देंगे। देखिए इसको हम सजाते हैं, इसको इधर हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एओ गुना डीओ, अब बराबर इसको हम लिख लिए बीओ गुना सीओ, दोनों इंटरचेंज, इधर वाला उधर उधर वाला इधर कर दिए। अब देखिएगा जो चाहिए हमको वही, यहां से देखिएगा क्या है, एओ है, एओ छोड़ दिए, बटा में कौन चाहिए, बीओ। तो क्या इधर बीओ बराबर के उधर जब गुना में होता है तो कहां आता है बाबू, भाग में आता है, सिंपल। फिर बराबर उधर क्या है, सीओ, तो देखिए पहले सी सीओ उधर है, ये सीओ हो गया। अब बटा में क्या चाहिए हमको, डीओ, तो डीओ देखिए इधर गुना में, उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, डीओ। अब देखिए आप, सिंपल वही है कि नहीं है। तो यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर दिए। ये हो गया प्रूफ। चलिए इसको खुद आप लोग भी घर पे जाके रिवीजन करिएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, हाँ इसको रिवीजन करना है घर पे जाके अच्छा से।